क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी साइंस फिक्शन जैसी हो गई है। हाँ, बिल्कुल। मतलब जरा सोचिए, आप एक कमरे में चलते हैं, हवा में बस एक शब्द बोलते हैं और अचानक से एक मशीन जाग उठती है। सही कहा, बत्तियां जल जाती हैं, आपका पसंदीदा म्यूजिक बजने लगता है या आपको पल भर में कल के मौसम का हाल पता चल जाता है। एलेक्सा, सिरी या ओके गूगल जैसे शब्द अब सिर्फ नाम नहीं रहे। ये एक तरह के जादुई मंत्र बन गए हैं। बिल्कुल। एक शब्द बोलने मात्र से एक मशीन कैसे तुरंत रिस्पॉन्ड करती है, ये वाकई किसी जादू से कम नहीं लगता। असल में ये जादू नहीं है, बल्कि विशुद्ध इंजीनियरिंग है। ये तकनीक अब हमारे जीवन में इतनी घुल मिल गई है कि हम इसे बहुत नॉर्मल मान लेते हैं। हाँ, और उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। सही बात है। लेकिन इसके पीछे जो कोडिंग, हार्डवेयर और मशीन लर्निंग काम कर रही है, वो अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स है। और दिलचस्प भी। बिल्कुल। ये इंसानी आवाज और मशीनी समझ के बीच का एक बहुत ही बारीक पुल है। और इसीलिए आज के इस डीप ड्राइव में हम इसी मैजिक के पीछे के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हाँ, आज का सोर्स मटेरियल बहुत ही शानदार है ना? आज हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल गाइड है जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एक वेक वर्ड डिटेक्शन सिस्टम बनाने के तरीकों पर बारीकी से बात करती है। तो हमारा मिशन बहुत सीधा है, इस तकनीक के पीछे के भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करना और ये समझना कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और हाँ, सुनने वालों के मन में आ सकता है कि हमें तो कोडिंग बिल्कुल नहीं आती। तो उन्हें एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी ये चर्चा किसी भी कोडिंग बैकग्राउंड वाले या सिर्फ तकनीक के प्रति जिज्ञासु किसी भी व्यक्ति के लिए है। सही कहा। हम कोड की लंबी लाइनों में उलझने के बजाय उसके पीछे के कोर आइडियाज पर बात करेंगे। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी का टूटना। कौन सी गलतफहमी? बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जब वे अपने स्मार्ट स्पीकर या फोन से बात नहीं कर रहे होते तो डिवाइस पूरी तरह से ऑफ रहता है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है। मतलब वो बंद नहीं होते? तकनीकी नजरिए से देखा जाए तो ये डिवाइस कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होते। अच्छा। ये एक तरह की डॉर्मेंट या स्लीप स्टेट में होते हैं और लगातार अपने आसपास की आवाजों को सुन रहे होते हैं। थोड़ा अजीब लगता है ना ये सोचना कि डिवाइस हमेशा कान लगाए बैठा है। अजीब तो है, पर गाइड के हिसाब से ये उनके काम करने का तरीका है। तो इस पूरी प्रोसेस को एक 3 स्टेप वर्कफ्लो में बांटा गया है, राइट? पहला स्टेप कंटिन्यूअस ऑडियो मॉनिटरिंग है। हाँ, पर ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। वो कैसे? कॉन्टिन्यूस ऑडियो मॉनिटरिंग का मतलब है कि डिवाइस का माइक्रोफोन रियल टाइम में हर एक बैकग्राउंड आवाज को कैप्चर कर रहा है। हर एक आवाज? हाँ, चाहे वो एसी चलने की आवाज हो, बाहर से आ रहे ट्रैफिक का शोर हो, या दूर चल रहे टीवी की आवाज हो। बिल्कुल, या लोगों की बातचीत हो, माइक्रोफोन लगातार उस ऑडियो स्ट्रीम को अंदर ले रहा है। तो ये तो काफी ये एक बहुत ही हैवी प्रोसेस है, क्योंकि हर एक सेकेंड का ऑडियो डेटा सिस्टम में जा रहा है और उसे प्रोसेस किया जा रहा है। तो फिर दूसरा स्टेप कीवर्ड स्पॉटिंग यहाँ कैसे फिट बैठता है? वो इसलिए क्योंकि मेरा मतलब है, अगर वो सब कुछ ही सुन रहा है और प्रोसेस कर रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि कब उसे रिएक्ट करना है और कब इग्नोर करना है? वही तो असली इंटेलिजेंस है। अच्छा। कीवर्ड स्पॉटिंग वाले फेज में सिस्टम को केवल आवाजें सुननी ही नहीं है, उसे समझना भी है। हाँ, उसे उस रैंडम बैकग्राउंड शोर और हमारे एक स्पेसिफिक ट्रिगर वर्ड के बीच का फर्क समझना है, जैसे अलेक्सा या हे सिरी। बिल्कुल। वो लगातार आने वाली साउंड वेव्स को एनालाइज कर रहा है कि क्या अभी अभी जो ध्वनि आई है वो आपके वेक वर्ड के ऑडियो पैटर्न से मैच करती है। मतलब वो हर सेकंड कैलकुलेशंस कर रहा है। लाखों कैलकुलेशंस, हर सेकंड लाखों कैलकुलेशंस कर रहा है, सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि उस शोर में कहीं वो एक खास शब्द तो नहीं छिपा है। और जैसे ही उसे वो मैच मिल जाता है, तब तीसरा स्टेप आता है, ट्रिगर एक्चुएशन। हाँ, मतलब सिस्टम अपनी पैसिव लिसनिंग स्टेट से बाहर आ जाता है और पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, सर्वर से कनेक्ट होकर कमांड सुनने के लिए तैयार। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी यूज करूं, बताइए। तो ये बिल्कुल उस इंसान की तरह है जो एक बहुत ही शोरगुल वाले कमरे में गहरी नींद में सो रहा है। आसपास चाहे डीजे बज रहा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही भीड़ में कोई उसका नाम पुकारता है, वो तुरंत जाग जाता है। हाँ, और पूछता है, हाँ, किसने बुलाया?
ये सिस्टम भी लगभग ऐसे ही काम कर रहा है। एनालॉजी तो अच्छी है, लेकिन मशीन के केस में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे? वो सोता हुआ इंसान हर आवाज को अनकॉन्शियसली इग्नोर कर रहा है, उसका दिमाग बैकग्राउंड में काम कर रहा है। सही बात है। लेकिन मशीन को हर एक साउंड बाइट को एक्टिवली प्रोसेस करके ये चेक करना पड़ता है कि क्या ये मेरा नाम था। ओहो, मतलब उसे कॉन्शियसली रिजेक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। मशीन लर्निंग मॉडल को सिर्फ उस एक स्पेसिफिक वर्ड को पहचानने के लिए ट्रेन किया जाता है, बाकी सभी आवाजों को रिजेक्ट करने के लिए। उससे हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। एग्जैक्टली। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कौन सी? जब हम इस सिस्टम के अंडर द हुड यानी टेक्निकल आर्किटेक्चर की बात करते हैं। हाँ, गाइड में इसका बहुत अच्छा ब्रेकडाउन है। गाइड हमें बताती है कि ये कोई एक सिंगल मैजिक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि कई अलग अलग टूल्स और लाइब्रेरीज का एक कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले ऑडियो स्ट्रीम आती है, फिर वो कीवर्ड डिटेक्शन मॉडल के पास जाती है, वहाँ वेक वर्ड की पहचान होती है, और फिर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इस सब के सेंटर में पाइथन को रखा गया है। पाइथन? मेरा सवाल ये है कि पाइथन ही क्यों, किसी और लैंग्वेज का यूज क्यों नहीं किया गया? पाइथन को चुनने का एक बहुत बड़ा कारण इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इसके पास मौजूद पावरफुल लाइब्रेरीज का इकोसिस्टम है। मतलब आसान है। आसान भी है और पावरफुल भी। एक वेकवर्ड सिस्टम बनाने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग काम करने होते हैं। जैसे ऑडियो लेना? हाँ, आपको ऑडियो हार्डवेयर से बात करनी होती है, डेटा को प्रोसेस करना होता है और फिर मशीन लर्निंग मॉडल को रन करना होता है। ओके। पाइथन इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए एक बेहतरीन गूंद या ग्लू की तरह काम करता है। अच्छा, सबको बांध कर रखता है। ये कोडिंग को आसान बनाता है ताकि डेवलपर्स सिर्फ लॉजिक पर फोकस कर सकें। गाइड में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक टूल्स का जिक्र है, जैसे पाई ऑडियो और लिब्रोसा, और फिर आगे चलकर स्पीच रिकग्निशन और डीप स्पीच का नाम आता है। हाँ, ये काफी अहम है। एक नॉन टेक्निकल नजरिए से देखा जाए तो ये सब बस आवाज से ही जुड़े लगते हैं। इनमें असल में क्या फर्क है? ये एक बहुत ही वैलिड कंफ्यूजन है। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। हाँ, बताइए। पाई ऑडियो का काम बहुत बेसिक लेकिन क्रिटिकल है। वो क्या करता है? ये आपके डिवाइस के माइक्रोफोन से सीधे बात करता है और कच्ची आवाज या रॉ ऑडियो डेटा को कैप्चर करता है। मतलब सिर्फ सुनता है? हाँ। दूसरी तरफ लिब्रोजा एक कदम आगे जाता है। वो कैसे? देखिए, आवाज असल में हवा के दबाव में बदलाव है, जिसे माइक्रोफोन वोल्टेज में बदलता है। पाई ऑडियो उस वोल्टेज को नंबर्स में बदलता है। अब लिब्रोसा उन नंबर्स को लेता है और उनका मैथमेटिकल एनालिसिस करता है। अच्छा, तो वो उसका विजुअल बनाता है? बिल्कुल। ये आवाज को विजुअल स्पेक्ट्रोग्राम्स या ऐसे ऑडियो फीचर्स में बदल देता है जिन्हें एक कंप्यूटर का मशीन लर्निंग मॉडल आसानी से पढ़ और समझ सकता है। ओके, तो पाई ऑडियो कान है जो रॉ डेटा कलेक्ट कर रहा है? हाँ। और लिब्रोसा उस आवाज को ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर रहा है जिसे मशीन समझ सके। एकदम सही समझे। और फिर गाइड में कोडिंग स्टेप्स के अंदर पाई ऑडियो के कुछ अजीब से पैरामीटर्स दिए गए हैं। जैसे? एक जगह लिखा है रेट, जो 44,100 सेट किया गया है, और चंक्स जो 1024 है। ये इतने स्पेसिफिक नंबर्स क्यों हैं? 44,100 का क्या लॉजिक है? 44,100 असल में एक स्टैंडर्ड ऑडियो सैंपल रेट है, जिसे हम सीडी क्वालिटी ऑडियो भी कहते हैं। सीडी क्वालिटी? हाँ। इसका मतलब है कि माइक्रोफोन एक सेकंड में 44,100 बार साउंड वेव्स की स्नैपशॉट या तस्वीरें ले रहा है। एक सेकंड में 44,100 बार? ये तो बहुत ही मैसिव डेटा है। बिल्कुल। और इसीलिए हमें सिस्टम को इतना ज्यादा डेटा देना पड़ता है ताकि वो आवाज की हर छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी, पिच और बारीकी को पकड़ सकें। अगर हम ये रेट कम कर दें तो? अगर सैंपल रेट कम होगा तो ऑडियो की क्वालिटी खराब हो जाएगी और मशीन वेक वर्ड को ठीक से पहचान नहीं पाएगी। अच्छा, इसलिए इतना हाई रखा है। और जो आपने 1024 चंक की बात की, वो इसी भारी भरकम डेटा को मैनेज करने का तरीका है। वो कैसे मैनेज करता है? अगर सिस्टम पूरे एक सेकंड का डेटा यानी 44,100 सैंपल्स को एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश करेगा तो प्रोसेसर ओवरलोड हो सकता है, हैंग हो जाएगा। हाँ, इसलिए चंक साइज 1024 सेट करके हम उस ऑडियो स्ट्रीम को छोटे छोटे पैकेट्स में बांट देते हैं। तो एक बार में सिर्फ एक चंक? सिस्टम एक बार में सिर्फ 1024 सैंपल्स लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है और फिर अगले पैकेट पर चला जाता है। क्या बात है! ये तो भारी डेटा को छोटे बाइट्स में चबा चबा कर खाने जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही। और फिर ये सारा कैप्चर किया हुआ ऑडियो एक डॉट वेव यानी WAV फाइल के रूप में सेव हो जाता है या सीधे मेमोरी में रहता है? अब इस पूरे सिस्टम का जो सबसे बड़ा दिमाग है
वो मशीन लर्निंग मॉडल है। वही सबसे अहम हिस्सा है। गाइड में walkwordmodel.h5 नाम की एक फाइल को लोड करने का जिक्र है, हाँ, जो टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च का यूज करती है। ये .h5 फाइल असल में क्या चीज है? अगर सिंपल और आसान शब्दों में कहें तो ये .h5 फाइल उस मशीन लर्निंग मॉडल का डिजिटल मेमोरी कार्ड है। डिजिटल मेमोरी कार्ड? हाँ, जब हम कहते हैं कि एक मॉडल को हजारों घंटों की आवाजें सुनाकर ट्रेन किया गया है, तो वो सीखता है। ट्रेनिंग के बाद जो ज्ञान, पैटर्न्स या वेट्स उसे मिलते हैं, वे सभी इस .h5 फाइल में स्टोर हो जाते हैं। मतलब उसमें कोई कोड नहीं होता। इसमें कोई रेगुलर कोड नहीं होता, बल्कि वे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पैटर्न्स होते हैं जो आवाज की पहचान करते हैं। जो सिस्टम को बताते हैं कि जब कोई एलेक्सा बोलता है तो उसकी साउंड वेव्स का शेप कैसा दिखता है। तो टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च जैसे फ्रेमवर्क्स इस मेमोरी कार्ड को बस पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। वे उस H5 फाइल को लोड करते हैं और फिर लिब्रोसा से आने वाले नए ऑडियो डेटा को उस पुरानी सीखी हुई मेमोरी से कंपेयर करते हैं। ओहो, वे एक तरह का अनुमान लगाते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या ये नया ऑडियो टुकड़ा उस वेक वर्ड के पैटर्न से मैच कर रहा है या नहीं। और स्पीच रिकग्निशन और डीप स्पीच का क्या रोल है जो गाइड में मेंशन्ड है? स्पीच रिकग्निशन एक तरह का रैपर या API है जो गूगल या दूसरे ऑनलाइन इंजनों का उपयोग करके पूरी के पूरी स्पीच को टेक्स्ट में बदलता है। बिल्कुल, लेकिन डीप स्पीच जिसे मोजिला ने बनाया है, हाँ, मोजिला वाला, हाँ, वो एक बहुत ही हेवी और पावरफुल न्यूरल नेटवर्क इंजन है जो बड़े स्तर पर स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या हमें वेक वर्ड के लिए इनकी जरूरत पड़ती है? वेकवर्ड डिटेक्शन के लिए अक्सर हमें इतने भारी इंजनों की जरूरत नहीं होती। अच्छा, हम सिर्फ एक छोटा कस्टमाइज्ड H5 मॉडल यूज करते हैं जो केवल उस एक खास शब्द पर फोकस करे ताकि सिस्टम हल्का रहे। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब लैब के शांत माहौल में बैठ के ये सब कोडिंग करना और एक मॉडल बना लेना एक बात है। हाँ, वो तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। लेकिन मुझे याद है एक बार मैं घर पर बैठकर एक लाउड एक्शन मूवी देख रही थी। टीवी पर किसी ने कुछ जोरते बोला जो बिल्कुल अलग था, और अचानक मेरा स्मार्ट स्पीकर जाग गया और कहने लगा मुझे वो समझ नहीं आया। होता है ऐसा। मतलब रियल वर्ल्ड में ये तकनीक काफी कंफ्यूज हो जाती है। वो जो आपके साथ हुआ वो इस पूरी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सिरदर्द है। सच में। और इसीलिए सिर्फ एक पाइथन स्क्रिप्ट और एक मॉडल बना लेना काफी नहीं है। नाइस। नॉइज फिल्टरिंग सबसे पहली और बड़ी चुनौती है। रियल वर्ल्ड में तो बहुत शोर होता है। रियल वर्ल्ड में टीवी चल रहा है, पंखे की आवाज है, बाहर कोई हॉर्न बजा रहा है, ये लोग बात कर रहे हैं। तो सिस्टम इसे कैसे हैंडल करता है? सिस्टम को इस तरह डिजाइन करना पड़ता है कि वो इन अवांछित आवाजों को बैकग्राउंड में धकेल दे और सिर्फ वेक वर्ड पर फोकस करे। सिर्फ उस आवाज पर फोकस करे जो उसे एक्टिवेट करने के लिए बोली जा रही है। और इंसान भी तो एक जैसे नहीं बोलते। हर किसी का बात करने का तरीका, एक्सेंट और टोन अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है। एक छोटा बच्चा किसी शब्द को अलग पिच में बोलेगा, एक बुजुर्ग अलग तरह से। और अलग-अलग क्षेत्रीय उच्चारण वाले लोग उसी वेक वर्ड को अलग तरह से प्रोनाउंस करेंगे। तो मशीन को कैसे पता चलता है कि शब्द एक ही है? उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कस्टम ट्रेनिंग और स्पीच पैटर्न रिकग्निशन का यूज होता है। अच्छा। आपको अपने मॉडल को हजारों अलग-अलग उम्र, जेंडर और एक्सेंट वाले लोगों की आवाजों पे ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो उस वेक वर्ड को हर तरह की विविधता में पहचान सकें। सही। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो किसी भी वेकवर्ड सिस्टम के असली टेस्ट के लिए गाइड में 3 बहुत ही क्रिटिकल मैट्रिक्स या मापदंड बताए गए हैं जो तय करते हैं कि सिस्टम असल दुनिया में चलने लायक है या नहीं। बिल्कुल। चलिए इन तीनों मापदंडों को थोड़ा अनपैक करते हैं और समझते हैं। पहला है फॉल्स एक्टिवेशन रेट या फॉल्स एक्टिवेशन रेट। ये वही है जो मेरी टीवी वाली घटना में हुआ। हाँ, ये मापता है कि सिस्टम कितनी बार बिना वेक वर्ड बोले गलती से जाग जाता है, जिसे हम फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी मूवी वाले इंसिडेंट में हुआ। ये तो सिर्फ इरिटेटिंग ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा प्राइवेसी का मुद्दा भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। सोचिए अगर मैं कोई प्राइवेट बातचीत कर रही हूँ और फॉल्स एक्टिवेशन रेट बहुत हाई है, तो आपका डिवाइस सुन रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा डिवाइस उन बातों को भी रिकॉर्ड कर रहा है जिन्हें उसे नहीं सुनना चाहिए था। एग्जैक्टली। ये एक मैसिव प्राइवेसी रिस्क है। इसलिए कंपनियों को इस फॉल्स एक्टिवेशन रेट को लगभग 0 के करीब रखना होता है। और दूसरा मैट्रिक क्या है? दूसरा अहम मैट्रिक है डिटेक्शन एक्यूरेसी या डिटेक्शन एक्यूरेसी। मतलब कितना सही पहचानता है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप वाकई वेक वर्ड बोल रहे हैं तो सिस्टम उसे कितनी सटीकता से पकड़ रहा है।
चाहे माहौल कितना भी शोरगुल वाला क्यों ना हो। सही बात है। अगर मुझे कमरे के दूसरे कोने से 3 बार एलेक्सा एलेक्सा चिल्लाना पड़े तो फिर उस डिवाइस की स्मार्टनेस तो खत्म ही हो गई। बिल्कुल, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। और तीसरा मैट्रिक है रिस्पॉन्स लेटेंसी या रिस्पॉन्स लेटेंसी। लेटेंसी मतलब डिले। हाँ, ये वो टाइम है जो आपके वेक वर्ड बोलने और डिवाइस के एक्टिवेट होकर रिस्पॉन्ड करने के बीच लगता है। अगर सिस्टम को ऑडियो प्रोसेस करने में 2-3 सेकंड लग रहे हैं तो वो मैजिक फील नहीं आता। रिस्पॉन्स एकदम इंस्टेंट होना चाहिए, कुछ ही मिली सेकेंड्स में। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे डिवाइस हमारे कमरों में रखे हैं उनके अंदर डेटा प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। एक साइलेंट युद्ध। बिल्कुल, लेकिन इन सब के अलावा गाइड एक और बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है। पावर कंजम्पशन की। हाँ, पावर कंजम्पशन यानी बिजली या बैटरी की खपत। ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि अगर माइक्रोफोन 24 घंटे 7 दिन ऑडियो कैप्चर कर रहा है और उसे 1024 के चंक्स में प्रोसेस कर रहा है, तो कोई भी पोर्टेबल डिवाइस जैसे फोन या स्मार्ट वॉच की बैटरी तो कुछ ही घंटों में ड्रेन हो जाएगी। ये शायद हार्डवेयर इंजीनियर्स के लिए सबसे मुश्किल चैलेंज है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? आपको एक ऐसा माइक्रोफोन और प्रोसेसर कॉम्बिनेशन चाहिए जो लगातार ऑडियो का एनालिसिस भी करे, लेकिन बैटरी भी न के बराबर खाए। इसके लिए आजकल स्पेशल लो पावर चिप्स आती हैं जो सिर्फ वेक वर्ड सुनने का काम करती हैं। और बाकी डिवाइस? और डिवाइस का बाकी मेन प्रोसेसर तब तक पूरी तरह सोया रहता है जब तक वो चिप उसे जगा ना दे। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कितने सारे कॉम्प्लेक्स पुर्जे और एल्गोरिथम्स मिलकर हमें वो सिंपल सा अनुभव देते हैं। और इसके यूज केसेस तो अब हर जगह फैल चुके हैं। कारों में तो ये वॉइस सिस्टम लाइफ सेविंग है। बिल्कुल, ड्राइविंग करते वक्त स्क्रीन की तरफ देखे बिना आप नेविगेशन सेट कर सकते हैं या किसी को कॉल कर सकते हैं, जिससे नजरें सड़क पर ही रहती हैं। और हैंड्स फ्री पहुंच या एक्सेसिबिलिटी के नजरिए से देखें तो जिन लोगों को फिजिकल रूप से डिवाइस यूज करने में दिक्कत है, उनके लिए ये सिस्टम एक वरदान साबित हुए हैं। हाँ, और ये तकनीक यहीं रुकने वाली नहीं है। आगे और क्या हो सकता है? अगर हम फ्यूचर एनहांसमेंट्स या भविष्य के सुधारों की बात करें तो जो सबसे एक्साइटिंग चीज आ रही है वो है व्यक्तिकृत वेक वर्ड्स या पर्सनलाइज्ड वेक वर्ड्स। बिल्कुल। अभी तो हम कंपनियों के दिए हुए गिने चुने नामों में फंसे हुए हैं। मतलब फ्यूचर में मैं अपनी असिस्टेंट का नाम जारविस, बैटमैन या अपनी पसंद का कोई भी फनी सा शब्द रख सकती हूँ। बिल्कुल, मशीन लर्निंग मॉडल्स इतने स्मार्ट और फ्लेक्सिबल हो जाएंगे कि आप खुद उसे कोई भी नया शब्द सिखा सकेंगी और वो सिर्फ उसी पर रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक और टेक्निकल शिफ्ट आ रहा है जिसका जिक्र गाइड में है। वो क्या है? एज एआई डिप्लॉयमेंट या एज एआई डिप्लॉयमेंट। एज एआई, ये टर्म सुनने में थोड़ा हैवी लगता है। मैं समझाता हूँ। अभी तक तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुनते आए हैं कि हमारा बोला हुआ ऑडियो इंटरनेट के थ्रू दूर किसी क्लाउड सर्वर पर जाता है, वहां प्रोसेस होता है और फिर कमांड वापस आती है। तो ये एज एआई इससे कैसे अलग है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में हैं और आपको ट्रांसलेशन चाहिए। और क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा है जैसे आप अपनी बात रिकॉर्ड करके विदेश में बैठे एक ट्रांसलेटर को मेल करें और फिर उसके जवाब का इंतजार करें। इसमें तो समय लगेगा। और अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ये काम ही नहीं करेगा। तो एज एआई क्या है? एज एआई ऐसा है जैसे वो ट्रांसलेटर आपके साथ उसी कमरे में खड़ा है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही क्लियर है मशीन लर्निंग के भारी भरकम मॉडल्स को अब इतना छोटा और एफिशिएंट बनाया जा रहा है कि वे सीधे आपके फोन या स्मार्ट स्पीकर के अंदर ही लोकल लेवल पर रन कर सकें। इसका मतलब है कि ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए डेटा को मीलों दूर किसी सर्वर पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ डिवाइस के चिप पर ही हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसके तो 2 बहुत बड़े फायदे दिख रहे हैं। हाँ, बताइए। एक तो रिस्पॉन्स लेटेंसी एकदम कम हो जाएगी, डिवाइस पलक झपकते ही रिएक्ट करेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, प्राइवेसी। एग्जैक्टली। अगर मेरा ऑडियो मेरे डिवाइस से बाहर इंटरनेट पर जा ही नहीं रहा है तो किसी और के उसे सुनने या हैक होने का कोई रिस्क ही नहीं है। बिल्कुल। जब डेटा डिवाइस पर ही रहता है और वही प्रोसेस होता है तो सिक्योरिटी के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो हमने देखा कि वेक वर्ड डिटेक्शन का ये पूरा सिस्टम असल में कोई जादू नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस ऑडियो मॉनिटरिंग, कीवर्ड स्पॉटिंग और ट्रिगर एक्टिवेशन का एक बहुत ही ब्रिलियंट डांस है। हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे पाइथन इन सभी अलग अलग टूल्स जैसे पायऑडियो, लिब्रोसा और टेंसरफ्लो को एक साथ जोड़कर इस विजन को हकीकत बनाता है। बिल्कुल। और हमने समझा कि असली दुनिया के नॉइज,
अलग-अलग आवाजों और बैटरी ड्रेन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल। कितनी डीप इंजीनियरिंग की जाती है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अच्छा, हमने एज एआई और डिवाइस के अंदर ही डेटा प्रोसेस होने की बात की। ये तकनीक जिस तेजी से इवॉल्व हो रही है, उसके इम्प्लीकेशंस हमारे सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। हाँ, और इसी पर बेस्ड एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। एक थॉट एक्सपेरिमेंट जो हमें सोर्स मटेरियल से एक कदम और आगे ले जाता है। सुनने वालों के लिए जरा इमेजिन कीजिए, फ्यूचर में अगर एज एआई इतना एडवांस्ड और पावरफुल हो जाता है कि वो जीरो लेटेंसी और ना के बराबर बैटरी खपत के साथ सब कुछ डिवाइस पर ही प्रोसेस कर सकता है। बिल्कुल संभव है। हमारे डिवाइसेस में कैमरा हैं, ढेरों सेंसर्स हैं और वे हमारे व्यवहार को लगातार सीख रहे हैं। तो क्या फ्यूचर में वेक वर्ड का ये पूरा कॉन्सेप्ट ही आउटडेटेड हो जाएगा? अच्छा सवाल है। क्या हमारे गैजेट्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि वो सिर्फ कमरे के कॉन्टेक्स्ट से, हमारे देखने के तरीके से या हमारे बात करने के टोन से ही समझ जाएंगे कि हम उनसे ही बात कर रहे हैं? बिना नाम लिए, हाँ, बिना कोई एलेक्सा या सिरी जैसा जादुई शब्द बोले। क्या वेक वर्ड सिर्फ इस शुरुआती दौर की मजबूरी है, या ये एक ऐसे फ्यूचर की झलक है जहां मशीनें सिर्फ हमारी आवाज नहीं सुनेंगी बल्कि हमारे इरादों को पढ़ेंगी? बहुत ही गहरा विचार है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रैप अप करते हैं। नई चीजें सीखते रहिए और इस अमेजिंग टेक वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते रहिए।